हाँ जी बेटे, ये लाइट ऑन करो पीछे से। अभी हम थोड़ा सा रिवीजन का जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें चैप्टर वाइज कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट फार्मूला मैंने आप बच्चों को कहा था, आई होप कि आप सब बच्चों ने फार्मूला फाइल बना रखी होगी। यस सर। क्या सब बच्चों के पास फार्मूला फाइल है? यस सर। फार्मूला फाइल ओपन करके और उसका यूनिट 1 ओपन कर लें। अब देखो बेटे, हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और कम टाइम में एक चैप्टर या एक यूनिट के फार्मूले हम रिवाइज कर लेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब हम इसे ख़त्म करें तब तक वो फार्मूले आप बच्चों को याद होने चाहिए, या फिर 5 मिनट रिवाइज करके मुझे याद कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ फार्मूलाज पे बात करेंगे, बाकी चीज़ों पर नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला आता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने क्या पढ़ा था बेटे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा कि आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करें या हीटिंग इफेक्ट से एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजा, तो मान लीजिए एक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6 इंटीग्रल नंबर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। इसलिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो चार्ज कितना होगा बेटे? 2 ही। जहां पर इलेक्ट्रॉन गए वहां पर चार्ज माइनस में होगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां पर चार्ज प्लस में होगा। सिमिलरली अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो चार्ज कितना होगा? 3e। और n इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो प्लस माइनस ne, तो q इज इक्वल टू प्लस माइनस ne। ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड फार्मूला है बेटे। फैन एक बच्चा पीछे से बंद करो, एक कबूतर बाहर निकालो। कोई भी पक्षी बेटे उड़ते हुए क्लासरूम में घुसे ना तो पंखे बंद करके इमीडिएटली उसे बाहर निकाला हो, नहीं तो फिर कट जाएगा वो पंखे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने Q इज इक्वल टू N पढ़ा। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, इस पर कई बार ना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये बता दें कि 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलाम चार्ज बनाएंगे, तो आपको n चाहिए। तो अगर आपको n चाहिए तो n इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? Q डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू आपको दे रखी है 1 कूलाम, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसर, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा बेटे? 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। इस प्रकार से हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, एक इसमें ये भी बात होती है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो क्या मास भी ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर? क्यों बेटे? इलेक्ट्रॉन मास नहीं होता क्या इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी पर जाएगा तो जहां से गया वहां पर मास कम हुआ, और जहां पर गया वहां मास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यस, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो। मास का भी ट्रांसफर होता है। अगला और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, नॉट ओनली रिलेटेड टू न्यूमेरिकल और फार्मूला, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर थ्योरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये फार्मूला आप देख रहे हैं कि फोर्स एक पार्टिकल 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है F, दैट इज गिवन बाय K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं आई? हमने इसे जब अपनी क्लास में डिस्कस किया था तो हमने इसमें एक चीज और डिस्कस करी थी, F इज इक्वल टू प्लस माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R यूनिट वेक्टर, इधर भी वेक्टर ना। प्लस कब बेटे? जब लाइक चार्ज हो। जब लाइक चार्ज होंगे तो ये फोर्स और पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस का जो वेक्टर बनेगा वो दोनों एक ही तरफ होंगे। और माइनस कब? जब अपोजिट चार्जेस हों। एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, तब फोर्स जो है वो इस आर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर? यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात भी समझ में हमें आनी चाहिए कि एक चार्ज के ऊपर दूसरे की वजह से लगने वाला फोर्स और दूसरे पर पहले की वजह से लगने वाला फोर्स, यानी F12 और F21 की बात करें तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है बेटे? ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, यानी पहला चार्ज दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा दूसरा चार्ज भी पहले पर उतना ही फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ये कूलाम्स लॉ हो गया बेटे। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की बात करी। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटे? कूलाम। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलाम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अभी इन्होंने एक लाइन लिख रखी है, इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम कुछ फिक्स डिस्टेंस पर रख लें, मान लीजिए r डिस्टेंस पर रखा, तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रहा है कूलाम्स लॉ से। हम निकाल लेंगे कितना लगेगा।
और ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा क्योंकि दोनों का कुछ मास भी है। तो इन दोनों का जब हम रेशो निकालेंगे F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय F ग्रेविटेशनल, तो वो रेशो अप्रोक्सीमेटली ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻39 2.4 गुणा में 10 की पावर 39 इतना रेशो इसका आएगा। इससे हमें ये पता चलता है बेटे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हमने बात करी थी, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज है Q0 और कुछ अलग चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 अलग अलग दूरी पर रखे हुए हैं। Q1 से Q0 जो है वो मान लीजिए R10 डिस्टेंस पर है, 2 से ये जो है R20 डिस्टेंस पर है, 3 से ये जो है R30 डिस्टेंस पर है। तो इस पर लगने वाले टोटल फोर्सेस निकालें अगर हम, नेट फोर्स अगर हम निकालना चाहें तो वो कैसे निकाला जाएगा बेटे? Q0 पर फोर्स किसकी वजह से? पहले की वजह से, सॉरी फोर्स लिखना था। Q0 के ऊपर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से? फर्स्ट चार्ज की वजह से। F01 लिख देंगे अभी से, फिर 02, फिर 03, जितने भी हैं सारे फोर्सेज अलग अलग से निकाल लेंगे। फिर सबका क्या कर देंगे बेटे? वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम बाय यूजिंग विच लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। ये जैसे इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कैसे कैसे जोड़ेंगे बेटे? F इज इक्वल टू अंडर रूट F01 का स्क्वायर प्लस F02 का स्क्वायर 2 F01 F02 cos थीटा, ऐसे ही तो जोड़ेंगे। फिर जब ये आएगा हमारे पास फोर्स, उसको तीसरे के साथ सेम रूल लगा के जोड़ेंगे। इस प्रकार से हमें क्या करना है? वेक्टर सम। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है बेटे कि अगर टोटल फोर्स निकालना हो किसी एक चार्ज पर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस की वजह से, तो उन सभी चार्जेस की वजह से पहले इंडिविजुअल फोर्सेज निकालिए, फिर सबका वेक्टर सम कर दीजिए, आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा या टोटल फोर्स आ जाएगा। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पक्की बात है? ठीक है जी। तो ये था हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके बाद ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बेटे? फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये हम ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। फोर्स डिवाइडेड बाय, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा जी? न्यूटन पर कूलम। ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़े। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m1 L1 T-2 और चार्ज होता है बेटे करंट इनटू टाइम। चार्ज क्या होता है? तो करंट की डायमेंशन A1, टाइम के लिए T1, तो ये आपके पास आ जाएगा m1 L1 T⁻³ A⁻⁻1। तो इस प्रकार से हम डायमेंशनल फार्मूला, मैंने आप बच्चों को बताया था 2-3 क्लास पहले कि जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज किसी चैप्टर में दे रखी हैं, जितनी भी, चाहे वो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, कैपेसिटेंस है, इन सब के ऐसे यूनिट्स और सब की डायमेंशनल फार्मूलाज हमें पता होना चाहिए। याद ना रहे तो हमें डिराइव करना आना चाहिए। क्लियर हुआ बेटे? ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमने अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले तो ये जो फार्मूला दे रखा है ना बेटे यहाँ पे Q/4πε0r², ये फार्मूला किसका है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर कितना फील्ड होगा, ये उसका फार्मूला है। बोलो बेटे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये फार्मूला किसका है? एक पॉइंट चार्ज है Q, उसकी वजह से r डिस्टेंस के ऊपर कितना फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका फार्मूला है। तो दिस फार्मूला रिलेटेड टू E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एनी डाउट? ठीक है जी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने डाइपोल की बात करी। डाइपोल क्या होता है जी? डाइपोल क्या होता है बेटे? दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाएं। मान लीजिए ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी हमने 2a ले लिया, तो ये आपके पास इस सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डाइपोल। और अगर एक डाइपोल है, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स इलेक्ट्रिक पोल्स। इलेक्ट्रिक पोल हम चार्ज को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर दो चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बराबर वैल्यू के कुछ दूरी पर रखे हुए, इसे बोलेंगे डाइपोल। क्लियर? डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट होगी। डाइपोल मूवमेंट क्या होती है बेटे? व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट? P = Q × 2a। चार्ज का डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इसकी डायरेक्शन किधर होगी? सोचो जरा। क्या डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? पहले तो ये बताओ। यस। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो किधर होगी बेटे इसकी डायरेक्शन? ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया ये वाला, और इसकी डायरेक्शन किधर है? डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। से यस और नो?
तो इसका मतलब ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी बेटे p यूनिट वेक्टर, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, इस डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये हमारे पास डाइपोल हो गया, नेगेटिव q पॉजिटिव q, डिस्टेंस हो गया 2a, सेंटर O से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P ले लिया हमने, तो ये इस लाइन को बोलते हैं बेटे एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इस लाइन को बोलते हैं बेटे इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड निकाला और उसका वेक्टर सम कर दिया तो एक्सियल लाइन पर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड और पॉजिटिव चार्ज से अवे फील्ड, इन दोनों को कंपोनेंट करके जोड़ते हैं तो इधर नेट फील्ड बचता है। ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं। तो ये जो डेरिवेशन है बेटे एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। इन्होंने बोल्ड लेटर में लिखा हुआ एनसीईआरटी में, इसका मतलब ये वेक्टर दिखा रहे हैं। हम अपनी कॉपी में बोल्ड लेटर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो अजीब दिखेगा, तो यहाँ पर हम वेक्टर लगाएंगे ई वेक्टर पी वेक्टर। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे 2pr डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। हमने इसे ऐसे भी लिखा है 2kpr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर। तो ये जो k है ना बेटे वो एक्चुअली 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। आई होप आपको याद होगा। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। से यस और नो? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमने डिस्कस करी थी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है बेटे 8.85 न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 कूलम पावर +2 यूनिट इसका उल्टा है। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत है? हाँ जी। एक्सियल लाइन का फार्मूला कर लिया हमने। अब ये है ना बेटे, यहाँ दे रखा है स्मॉल डाइपोल का फार्मूला। कैसे? अगर हमने जो डाइपोल लिया उसमें पॉइंट बहुत दूर ले जाएं, बहुत दूर ले जाएं तो जो r का स्क्वायर है वो a के स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि इफ r इज मच ग्रेटर देन a, अगर r काफी बड़ा होगा a से तो r का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो a स्क्वायर को क्या कर देंगे? नेगलेक्ट। तो r स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4, एक पावर ऊपर पड़ी है उससे कैंसिल कर देंगे तो नीचे पावर 3 बच जाएगी। तो ये फार्मूला हमारे पास स्मॉल डाइपोल के लिए क्या बच जाएगा बेटे? 2kp/r³। 2kp/r, ये एक्सियल लाइन का। इसी प्रकार ये इक्वेटोरियल लाइन का फार्मूला है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट एक ही तरफ है, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के उल्टी तरफ है, इसलिए माइनस ले रखा है इन्होंने। कोई दिक्कत? दूसरी बात, मैग्नीट्यूड में स्मॉल डाइपोल के लिए जब आप निकालेंगे वही a स्क्वायर को नेगलेक्ट करके, तो यहाँ भी फार्मूला r³ बन जाएगा नीचे। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए ये जो है वो डबल है उसका, यानी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के कंपैरिजन में क्या है बेटे? डबल है। इसके बाद में टॉर्क की बात करते हैं। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये कब होता है बेटे? मान लीजिए कि ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले लिया, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट ले लिया, एक डाइपोल हमने रख दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर अट्रैक्ट होगा इधर अट्रैक्ट होगा तो रोटेशन इफेक्ट आएगा। तो रोटेशन आएगा तो इसका मतलब टॉर्क लग रहा है। टॉर्क हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था बेटे टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। से यस और नो? तो ये वेक्टर है, इन्होंने वेक्टर बोल्ड लेटर से दिखाया हुआ है। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ई वेक्टर। तो P से E की तरफ अगर हम राइट हैंड की उंगलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा जो है वो टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। से यस और नो? ठीक है जी। आगे ये फ्लक्स की बात कर रहे हैं। फ्लक्स हम E.ds वाले मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी कोई एरिया ले लिया हमने डेल्टा एस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो फ्लक्स कितना क्रॉस होगा बेटे? E.डेल्टा एस, ये हमारे पास फ्लक्स होगा। डेल्टा एस एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर ली जाएगी। डेल्टा एस एरिया वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होती है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? आगे हमने गॉस लॉ स्टडी किया। गॉस लॉ क्या आता है बेटे? कि जो फ्लक्स क्रॉस हो रहा है वो Q/ε0 के बराबर होगा, और Q कौन सा? जो किसी सरफेस के अंदर रखा हुआ है, ना कि बाहर वाला। इससे रिलेटेड अभी हमने क्वेश्चन भी किया था। और उसके बाद गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस हमने की। एप्लीकेशंस में लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब हम लाइन चार्ज लेते हैं, एक लेंथ के ऊपर जब हम चार्ज लेते हैं, उसकी वजह से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो क्या आया? E इज इक्वल टू λ/2πε0r। ये याद है क्या आप बच्चों को? इस प्रकार से हमने चार्ज लिया था, इसकी वजह से गॉसियन सरफेस माना सिलेंड्रिकल। यस और नो? फिर हमने यहाँ से क्रॉस होने वाला फ्लक्स, यहाँ से क्रॉस होने वाला फ्लक्स और इस एरिया में से क्रॉस होने वाले तीनों फ्लक्स की बात करी। और जब हमने तीनों फ्लक्स को जोड़ के और उसको गॉस थ्योरम के बराबर रखा, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया λ/2πε0r। डेरिवेशन हम यहाँ भी नहीं करेंगे क्योंकि आज का हमारा ये सेशन ओनली रिलेटेड टू फार्मूला।
तो डेरिवेशन आप बच्चे करिए और नहीं होगा तो मेरे से समझ लीजिएगा। क्लियर? ये तो हो गया बेटे लाइन चार्ज का। इसके बाद इन्होंने दिया इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट। अगर जैसे एक कागज होता है हमारे पास, कागज जितनी प्लेन शीट हो, चार्ज सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर दो प्लेट का भी हमने डिस्कस किया था, उसी वजह से कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? इस फार्मूले में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये शीट है, तो इससे यहाँ भी तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। एन कैप दिखा रहा है बेटे कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो गोइंग अवे, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? और यहाँ अगर लें पॉइंट तो तब भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि शीट हमने इनफाइनाइट ले रखी है। शीट क्या ले रखी है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर हम दो शीट ले ले तो, अगर हम शीट डबल ले लें, हाँ जी बेटे, तो इन दोनों की वजह से मान लो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अगर दोनों इक्वल सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों सिग्मा के बराबर ले लें तब तो ये 0 है। बट अदरवाइज ये क्या होगा, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। से यस और नो? ठीक है बेटे। तो ये अगर हम सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लें दोनों का, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, दोनों एक ही तरफ हैं, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक शीट की वजह से, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। सिमिलरली यहाँ भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक शीट की वजह से, तो इससे 2 से गुणा कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हमने एक शीट को पॉजिटिव ले लिया और एक को नेगेटिव, ये पॉजिटिव ले लेते हैं सिग्मा वाला और ये नेगेटिव सिग्मा, तब कितना होगा बेटे, यहाँ पर तो जुड़ के हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ दोनों फील्ड एक ही तरफ हो गए। बट अगर हम यहाँ बात करें तो ये पॉजिटिव इससे अवे, ये नेगेटिव इसकी तरफ, तो फील्ड हो गया 0। दोनों बराबर है इसलिए ऐड हो गए 0। सिमिलरली यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। तो ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल बन गया बेटे। कैपेसिटर प्लेट के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। उसके बाद इन्होंने ले रखे हैं ए सफेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। शेल मतलब अंदर से खाली है, सफियर है, होलो है। क्लियर हो गया? तो होलो सफियर का लेंगे तो सरफेस से बाहर क्या आ जाएगा, क्यों के क्यू बाई आर स्क्वायर। सरफेस पर क्या आ जाएगा, इस आर की जगह हम कैपिटल आर लगा देंगे और अंदर क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार से ये सारे फार्मूले हमने डिस्कस किए। आई होप आप बच्चों को समझ आए होंगे। ठीक है जी, तो इन फार्मूलाज को हम यही रखते हैं। ये सारी क्वांटिटीज जो हमने इस चैप्टर में यूज करी, उनके क्वांटिटी, सिंबल, डायमेंशन, यूनिट और उसके बारे में कुछ और एडिशनल जानकारी है यहाँ दी हुई है। ये आप बच्चे एक बार स्टडी करेंगे तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। डायमेंशन निकालना आता है ना? यूनिट निकालना भी आता है। तो ये सारी क्वांटिटीज की यूनिट्स और डायमेंशन आप बच्चों को आनी चाहिए। इस क्लास में इतना ही।